मुझे हमारे पुराने मित्र श्री चंद्रेश निगम साहब को आमंत्रित करते हुए फ़ायदेमंद फंड्स में बहुत ही हर्ष हो रहा है। इनके पीछे दो कारण हैं। जो आप लेटेस्ट पोर्टफोलियो फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड एएमसी से दो बहुत ही शानदार जाने माने फंड्स, एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी इस फंड का हिस्सा है, इस पोर्टफोलियो का हिस्सा है। और आज चंद्रेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड एएमसी का लेटेस्ट प्रोडक्ट जो फिलहाल आपको बाजार में आता हुआ दिखेगा। ये फंड ऑफ फंड है और एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड इसका नाम है। इसका सब्सक्रिप्शन फिलहाल खुला हुआ है और यहां पर 18 सितंबर तक एनएफओ का पीरियड चलता रहेगा। तो निगम साहब, आपका बहुत स्वागत है फायदेमंद फंड्स पर। हमारे बहुत सारे पोर्टफोलियोज में आपकी एएमसी के अनेक फंड्स हैं, दो अभी आपके सामने डिस्कस हुए, एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी। अब आपने ये एक नया फंड ऑफ फंड्स लॉन्च किया है, इसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। बताइए इसके पीछे सोच क्या थी। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत जबरदस्त तरीके से चल ही रहा है, लेकिन आप क्यों समझते हैं कि हमारे दर्शकों को, हमारे निवेशकों को और खासकर म्यूचुअल फंड होल्डर्स को एक ग्लोबल एक्सपोजर जरूरी है? पहले शैलेंद्र जी, मुझे आपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं एक्सिस के फंड्स, आपके बड़ा अच्छा लगा देख के कि हमारे सब फंड्स आप रिकमेंड कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत सिंपल फिलॉसफी रही है आप लोगों के सारे जितने भी फंड्स रहे हैं कि भाई एक इन्वेस्टर को इक्विटी से क्या चाहिए। इन्वेस्टर को इक्विटी से वेल्थ क्रिएशन चाहिए। अब ये वेल्थ क्रिएशन कहाँ से और कैसे बनता है, कैसे होता है? ये बनता है, ये इसलिए नहीं बनता कि सिर्फ मार्केट ऊपर जाता है, बट मार्केट के ऊपर जाने की भी के पीछे क्या चीज है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। और उसका आंसर बहुत सिंपल है कि जब अच्छी क्वालिटी कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, ग्रोथ देते हैं, उनका नफा बढ़ता है, तो शेयर के भाव मीडियम से लॉन्ग टर्म में ऊपर जाते हैं। तो अगर हम सिर्फ अपने इन्वेस्टर के ऊपर फोकस करें कि एक इन्वेस्टर अपनी वेल्थ क्रिएशन कैसे कर सकता है, तो एक सीधा उपाय ये है कि आप एक बढ़िया ग्लोबल पोर्टफोलियो बनाइए, अच्छी कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाइए जो अगले 3 से 5 साल तक अच्छे रेट पे ग्रो कर सके, अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर सके और उनका बिजनेस इतना स्ट्रांग हो कि वो अगले 3 से 4-5 साल तक अपने बिजनेस में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखें और ग्रोथ जो है वो करते रहें। तो अभी तक हम लोगों का थॉट ये था कि ये जो पोर्टफोलियो है ये आप सिर्फ इंडियन कंपनी से बना सकते हैं, बट इसका कोई रीजन नहीं था। रीजन हमेशा से यही था कि भाई अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्लोबली सब जगह है, पर क्योंकि करीब लेट्स से 5-7-10 साल पहले हम लोगों का थॉट ये था कि इंडिया में ग्रोथ सबसे ज्यादा होगी, जो अभी भी काफी मायने में सही है, पर वो जो ग्रोथ और जो वो ग्रोथ होगी उसकी वजह से इंडियन कंपनीज जो है बहुत ज्यादा स्पीड में ग्रो करेंगी, जो कि मेरे ख्याल से 2010 से लेकर 2013-14 तक तो सही था। पर उसके बाद जो हमारी जो स्लो डाउन हो गई है, उसमें जो अपॉर्चुनिटी है अब इंडिया में वो थोड़ी सी कम दिखती है। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी। 5% जीडीपी ग्रोथ के ऊपर भी हमारे पास 100-150 कंपनी तो मिनिमम है जो कि 15 से 20% तक अपने प्रॉफिट ग्रो कर सकते। पर एक नई चीज उभर के आई, वो ये है कि ग्लोबल ग्रोथ जो इंडिया से काफी कम है, उस एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी नामी ग्लोबल कंपनियां हैं जो कि 15 से 20% से भी ज्यादा ग्रोथ दिखा रही हैं, जो कि लास्ट मेरे ख्याल से 3-4 साल से हमें दिख रहा है। तो अब ये सोचने में आता है कि क्या हम लोगों को अपना पोर्टफोलियो पूरा इंडियन कंपनी से रखना है या हम एक बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें इंडियन कंपनी भी हो और ग्लोबल भी हो। और क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो हम लोग जिसके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो इंडिया में लिस्टेड नहीं है। अब कुछ नए बिजनेसेस हैं, इंटरनेट रिलेटेड, टेलीकॉम रिलेटेड, ई कॉमर्स रिलेटेड, ई एजुकेशन रिलेटेड, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, ये सब बिजनेसेस और हार्डवेयर, ये सब बिजनेसेस इंडिया में नहीं है। और ये अगर अगले 3-4 सालों में ग्रोथ बिजनेस होने वाले हैं तो आपको इनमें एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि हम इनके प्रोडक्ट तो यूज कर ही रहे हैं पर इंडिया में ये लिस्टेड है नहीं। तो हमको इनको इनमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए इस
एरिया में अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए बाहर जाना जरूरी जी निगम साहब, फायदे हैं। जी हाँ निगम साहब, अपॉर्चुनिटी, जी हाँ, और दूसरा रिस्क। जी हाँ, एक सिंगल कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क ज्यादा हो जाता है, जैसे हमने अभी देखा पैंडेमिक में भी कुछ कंट्रीज के स्टॉक्स या इंडिसेस जोर से भागे, हम लोग थोड़ा शायद उतना जोर से नहीं भाग पाए। तो हर कंट्री की परफॉर्मेंस, इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस अलग अलग टाइम पे। निगम साहब जरा अपने दर्शकों को फंड ऑफ फंड्स का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जो आप शानदार तरीके से एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड लॉन्च कर रहे हैं। ये दरअसल एक ग्लोबल फंड है जो श्रोडर्स आईएसएफ ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड में निवेश करेगा। तो जो आपका पैसा जाएगा वो एक बाहर विदेश के फंड में जाएगा और उस फंड की जो होल्डिंग्स और परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार है। आपके सामने स्क्रीन पर उस फंड की टॉप होल्डिंग्स आती हुई दिखेंगी। अमेजन आपको दिखेगा, अल्फाबेट दिखेगा यानी गूगल का पेरेंट, और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प, वीसा, अबोर्ड, फेसबुक एक्सेट्रा। इनमें से कई ऐसे नामी गिरामी नाम हैं जिन्होंने भारतवर्ष को अपना सबसे बड़ा बाजार माना हुआ है, लेकिन वह यहां पर लिस्टेड नहीं है। जैसे कि अमेजन का आप स्टॉक बहुत ही मुश्किल से खरीद पाएंगे, यूएस मार्केट्स में आपको जाना पड़ेगा। गूगल का स्टॉक इसी तरीके से बहुत दिक्कत में आपको मिलेगा। अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक वगैरह, इन सब का जो सबसे बड़ा बाजार है वो भारत ही है। लेकिन अगर आपको इनका स्टॉक खरीदना है तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप निगम साहब का जो फंड लॉन्च हो रहा है, एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड, उसमें पैसा डालें और एक मुश्त रकम आपको 5,000 रुपए देनी पड़ेगी। इसके बाद आपका काम समाप्त हो चुका। सारी परेशानियां निगम साहब की हैं, कैसे इन्वेस्ट करना है, कब वहां पर मुनाफा वसूल करना है, कब आपको और पैसा डालना है, वो सब निगम साहब का काम है। ये बताइए चंद्रेश जी, किस हिसाब से आप आगे आने वाले समय में ग्लोबल टेक एनवायरनमेंट को देखते हैं? क्योंकि मैं देख रहा था इस फंड का जो ब्रेकअप है, ज्यादातर जो इसमें मेन स्टॉक्स हैं वो टेक स्पेस में ही हैं। आपने सही कहा, पिछले 3-4 साल से ग्लोबल जो लार्ज टेक कंपनीज है ग्लोबली वो काफी अच्छा कर रही हैं। हाँ। और अगर ये जो ऑनलाइन बिजनेस और टेक्नोलॉजी से जो बेनिफिट हो रहा है, ये सब कंपनियां का रेवेन्यू और कैश फ्लो और इनका सिर्फ कैश होल्डिंग्स भी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो पिछले 2-3 सालों से ये जो ग्लोबल फंड है, श्रोडर्स का फंड जैसे आपने कहा, जिसमें हमारा एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा इन्वेस्ट करेगा, आज की तारीख में ये इसका सबसे बड़ा एलोकेशन है। पर ये जो फंड है ये कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। ये यूरोप में इन्वेस्ट कर सकता है, कंजम्पशन में इन्वेस्ट कर सकता है, इंडस्ट्रियल्स में इन्वेस्ट कर सकता है। और धीरे धीरे अगर आप इसका लास्ट 5-6 महीने का फ्लो देखें तो ये अपना पोजीशन जो है टेक कंपनीज में थोड़ा थोड़ा कम कर रहा है, क्योंकि अब वैल्यूएशन इन सब टेक कंपनीज का काफी बढ़ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि इनमें अब पोटेंशियल नहीं है, बट अब जितना एलोकेशन इनमें किया था पीक पे, उससे ये एलोकेशन अब कम हो रहा है। तो अब ये पोजीशंस थोड़ी यूरोप में जाएंगी, थोड़ी इमर्जिंग मार्केट्स में जाएंगी। एक हम जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जिसको बोलते हैं उस स्पेस में भी इन्वेस्टमेंट थोड़ा जाएगा। और इमर्जिंग मार्केट्स चाइना और साउथ ईस्ट एशिया, इसमें भी थोड़ा थोड़ा फ्लो अब जा रहा है। तो ये एक टाइम की बात है कि अभी इन्होंने शोल्डर्स ने जो समझा कि जो बेस्ट एरिया है उसमें इन्वेस्ट किया है, और अब अगले 2-3 साल तक जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज उनके लगेंगे वो उस स्पेस में वो पैसा इन्वेस्ट होता जाएगा। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी, मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी एक अच्छा क्षेत्र है, इसमें इन्वेस्टमेंट हमेशा रहेगा। कौन सा कंपनी, ये बॉटम अप फंड है, जब वैल्यूएशन अपने फेवर में नहीं होगी तो वी विल दूसरे अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और जहां पे भी बॉटम अप बेसिस पे आपको 40-50 बेस्ट कंपनियां मिलेंगी फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, वहां पे ये फंड लास्ट 15 साल से इन्वेस्ट करता रहा है और करता रहेगा। बिल्कुल निगम साहब, यहाँ पर एक्सिस एएमसी की अप्रोच पे थोड़ा सा मुझे बात करनी है। पिछले 2 साल से हम देखें तो यहाँ पर ग्लोबल एक्सपोजर के साथ लगातार फंड्स जो हैं वो लॉन्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करें, एक्सिस ईएसजी की हम बात करें, अब आपने फीडर फंड यहाँ पर लॉन्च किया है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि इतने मोटे तौर पे, बड़े तौर पे आप बाजार को भी ट्रैक करते हैं, तमाम तरह के इंटरनेशनल फंड्स जो हैं वो बाजार में आ चुके हैं। आपका जो फंड है और आपके जो तमाम ग्लोबल फंड्स हैं मौजूदा फंड से कितने अलग हैं और कितने बेहतर हैं? किस तरह के निवेशकों को इनमें आप पैसा लगाना चाहिए?
बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, सब मेरे ख्याल से एक्सिस ने तो 3-4 साल पहले ही सोच लिया था कि इन्वेस्टर्स को ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए हमने पहले जो 2 फंड थे वो पार्ट इंडियन पार्ट ग्लोबल तरह से इन्वेस्ट किया, 30% ग्लोबल और 70% इंडियन। अब हम एक फंड लाए हैं जो करंट एनएफओ हम लोगों का चालू है कि भाई एक फंड में इन्वेस्टर को अपना जो है पूरा डाइवर्सिफिकेशन ग्लोबल मार्केट्स में मिल जाए। काफी फंड है जो कि कोई थीम में या तो टेक्नोलॉजी थीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर एक लिमिटेड ज्योग्राफी जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका एक बड़ा मार्केट है, बट वो पूरे देश का पूरे ग्लोबल का सिर्फ एक ही मार्केट नहीं है। अमेरिका 40 से 50% ग्लोबल मार्केट का है, तो अपॉर्चुनिटी सब जगह है। तो ये एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा जो फंड है, इसमें आप पूरे दुनिया में जहां पे भी बेस्ट आइडिया है, सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, सिर्फ कोई एक ज्योग्राफी में नहीं, एक अगर आपको फंड इन्वेस्ट करना है अपने ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो ये एक सही मायनों में ये राइट फंड है। जी निगम साहब, ये बताइए इसका जो एक्सपेंस रेशियो या जो फी स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से आपने बनाया है? क्योंकि एक फी तो आप देंगे जो ग्लोबल फंड मैनेजर है उसको मैनेज करने के लिए, और एक फी आप खुद चार्ज करेंगे हम जैसे भारतीय निवेशकों से। तो कुल कंपोनेंट उस फी का क्या होगा? क्योंकि ये एक बहुत अहम चीज है जो ओवरऑल रिटर्न पर एक बहुत गहरा इंपैक्ट लाएगी। का बहुत अच्छा सवाल है, पर ये जो है हम लोगों के रेगुलेशन में बहुत क्लियरली लिखा गया है। टोटल फी जो है वो हमारी फी मतलब एक्सिस की फी और फिर हम जो शोल्डर के फंड में इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। उसकी फी टोटल मिला के 2.25% से ज्यादा हो नहीं सकती है। तो ये कोई नॉर्मल जो आप इंडियन इक्विटी फंड है उसके मुकाबले एकदम सिमिलर, क्वाइट सिमिलर उसका जिसको हम टी या टोटल कॉस्ट या टोटल एक्सपेंस बोलते हैं, उतना ही है। सो इन्वेस्टर को ये डरने की जरूरत नहीं है कि अरे इसमें पहले एक्सिस एक फी चार्ज करेगा फिर शोल्डर एक फी चार्ज करेगा तो फी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे रेगुलेटर ने इसका ध्यान रखा हुआ है और ये फी जो है कैप्ड है 2.25%। निगम साहब, आपसे बहुत ही कम मुलाकात हो पाती है और इस मौके का मैं पूरा फायदा उठाना चाहता हूं। ये बताइए फिलहाल भारतीय बाजारों को आप कैसे देख रहे हैं? यहां पर ग्रोथ आपको कम होती हुई दिख रही है, बहुत सारे कारण हैं, उसके पीछे हम जाएंगे नहीं, लेकिन आगे आने वाले 6 महीनों में आपको किस तरीके के रुझान आते हुए दिखते हैं भारतीय बाजारों में, और कौन से ऐसे 1 या 2 एरियाज हैं जहां पर आप निवेश करना चाहते हैं? तो ये एक सवाल है जो कि हम सब लोग जूझ रहे हैं कि भाई अगला हम लोगों के पास एक अच्छी रैली हो गई है। हम लोग लास्ट 4-5 महीने से यही कह रहे हैं कि मार्केट जो है इकोनॉमी से पहले रिकवर करेंगे और काफी उसमें रिकवरी आ भी गई ना। अभी लोगों का डर ये है कि ये रिकवरी कहीं जो मार्केट में रिकवरी है ये रियली में फंडामेंटल्स के बेसिस पे है कि नहीं है। तो मैं बस एक सिंपल मॉडल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि ये इकोनॉमी, ये मार्केट जो है चाहे भले बहुत ऊपर ना जाए बट इसमें ज्यादा गिरने की जगह है नहीं। और 10-15% करेक्शन तो देखिए इक्विटी मार्केट में कभी भी हो सकता है, बट फंडामेंटली ये मार्केट बहुत अच्छा सपोर्टेड है। और मॉडल जो है, अगर आप ये मार्केट को 3 या 4 तरह की कंपनीज में डिवाइड करते हैं, एक जिनको हम कहते हैं रेजिलियंट कंपनीज, जो कंपनियां का डिमांड जो है, उनका मार्केट जो है अभी भी कोविड के टाइम पेंडेमिक के बावजूद उनका बिजनेस नियरली पुराने लेवल पे चल रहा है और शायद थोड़ा ग्रो भी हो रहा है। तो ये सब कंज्यूमर कंपनीज हैं, हेल्थ केयर कंपनीज है, IT कंपनीज है, इनका 1 महीना चाहे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया हो बट अभी डिमांड वापस आ गई। दूसरे ग्रुप, और ये इनके स्टॉक्स काफी अच्छे चल रहे हैं। दूसरा ग्रुप है कंपनीज का जिसमें हम बोलते हैं रिकवरी, जिसमें कि 2-3 महीने तो बहुत बुरी हालत रही पर अब इनकी डिमांड काफी अच्छी आ गई, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हुआ, पर्सनल मोबिलिटी और कई तरह के कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज वगैरह। तो इनमें भी स्टॉक जो है चाहे पुराने हाई पे नहीं आए हैं बट रिकवरी आई है, और अगर ये रिकवरी बनी रही तो ये अगले 6-8 महीने 12 महीने में और अच्छा कर सकते हैं। तीसरा ग्रुप है कंपनी का जो कि जिनको भी फायदा हुआ है,
अनफॉर्चुनेट इवेंट है पैंडेमिक, बट उनको जैसे ऑनलाइन कोई भी बिजनेस हुआ, टेलीकॉम हुआ, इंटरनेट सर्विसेज, डिलीवरी कंपनी, इसमें से कुछ कंपनी, काफी कंपनी इंडिया में लिस्टेड नहीं है, पर ये बिजनेसेस को बेनिफिट हुआ है और ये आगे जाके और अच्छी इसमें ग्रोथ आएगी। और एक अगर माने कि चौथी कंपनीज, सेट ऑफ कंपनीज जिनको की रिकवरी में बहुत टाइम लगता है, तो मेरे ख्याल से बाजार ने जो पहले 3 सेट ऑफ कंपनी है उनको अच्छा पहचाना है और उनका अगला साल भर 1.5 साल अच्छा दिखता है उनको, तो मेरे ख्याल से उसी में रहना चाहिए। कैश फ्लो आपको विजिबल दिखने वाला है, रिकवरी अच्छी होती दिख रही है। ये जो पैंडेमिक है इसका कुछ तो इलाज, वैक्सीन वगैरह अगले 12 महीने में आ जाएगा, ऐसी हमारा मानना है और मेरे ख्याल से मार्केट का भी मानना है यही है। तो ये अगले 2020-21 में हमको मालूम है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी, पर 21-22 को देख के हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे मार्केट अभी भी प्रीवियस हाई से काफी नीचे है और कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि इन कंपनीज का परफॉर्मेंस 21-22 और 22-23 में पहले से ज्यादा अच्छा होगा और ग्रोथ आगे ज्यादा अच्छी होगी। तो इन सब कंपनीज में वाइड स्प्रेड मेरे ख्याल से सपोर्ट है और ये ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छा सपोर्टेड रहेगा और आगे जाके अच्छा कर। जो लास्ट सेट ऑफ कंपनीज मैंने बोला उसके लिए ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो बिजनेसेस पैंडेमिक से फायदा उठा रहे हैं वो बिजनेसेस हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ज्यादा नहीं है। तो इसलिए और भी जरूरी है कि पहले तो आप इंडियन इन्वेस्टमेंट अपना जारी रखिए, अपना SIP कंटिन्यू करिए, अपना पोर्टफोलियो जो एसेट एलोकेशन है वो चलाते रहिए और थोड़ा एलोकेशन जो है ग्लोबल मार्केट्स में भी देना शुरू कर दीजिए। निगम साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई ऑन एयर और बहुत ही शानदार तरीके से आपने जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है खासकर इक्विटी का और जो डोमेस्टिक बाज़ार है उस पर आपने जो अपने चिंतन व्यक्त किया बहुत ही शानदार था। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आपका फंड ऑफ फंड का ऑफ़र फ़िलहाल बाज़ार में निकला हुआ है वो बहुत ही शानदार तरीके से सब्सक्राइब होगा और हमारे जितने भी निवेशक एक ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हैं वो इस फंड के द्वारा करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हज़ारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।